वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पावर शेयरिंग में पढ़ा रहा था। क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था पावर क्या होते हैं और शेयरिंग क्या होते हैं। दोनों को मैंने बेसिक आपको डेफिनेशन बता दिया था। उसके साथ साथ मैं बताया था एनसीईआरटी बुक, जो कि सीबीएसई, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और सीबीएसई सबके लिए ये जो बुक जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबके लिए बेनिफिशियरी है। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर बताया था उसमें बताया था पावर शेयरिंग को एनसीईआरटी समझाने के लिए, पावर शेयरिंग को बेसिक लेवल से यानी जीरो लेवल से समझाने के लिए पावर शेयरिंग को श्रीलंका और बेल्जियम दो देश का एग्जाम्पल लेके एनसीईआरटी बुक आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका की जो सर्कमस्टांसेस थे, परिस्थितियां थी, लगभग लगभग दोनों सेम थी। लेकिन सेम परिस्थिति होने के बावजूद भी दोनों को जो लिए गए एक्शन थे, उस परिस्थिति से निपटने के लिए, उस सर्कमस्टांसेस से आउटकम करने के लिए, उस पर ओवरकम करने के लिए जो एक्शन लिए गए उस एक्शन ने बेल्जियम कैसा एक्शन लिया और श्रीलंका कैसा एक्शन लिया और उसके आउटकम क्या मिले और उसके परिणाम क्या मिले, वो चीज़ें देखेंगे। और वही चीज़ें पावर शेयरिंग में बेसिक चीज़ें प्ले करती है ताकि हम समझ सके क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने बता दिया था श्रीलंका और बेल्जियम का लोकेशन मैंने आपको बताया था, और श्रीलंका और बेल्जियम में रहने वाले जो एथनिक कंपोजिशन के लोग हैं उनको मैंने आपको काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की थी। टुडे उस लेक्चर को आज हम कैरी करते हैं, आगे ले चलते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको काफ़ी लेक्चर अच्छा लग रहा है तो यदि आप आप इसे समझिए, आप इसे नोट्स बना सकते हैं, आप इसे समराइज करके अपने कॉपी में नोट्स बना के रख सकते हैं, ताकि जब भी आपका एग्जाम देना हो, बोर्ड एग्जाम हो, तो आप उसे एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे देख सकते हैं। क्योंकि एक चैप्टर का हार्डली से हार्डली 2 या 3 पेज का आपका ये शॉर्ट नोट्स होने वाला है। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम आगे अपने चैप्टर के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। मैंने बता दिया था लोग बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है, उसके जितने भी पड़ोसी देश थे, नेबरिंग कंट्री थे, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया था। एथनिक कंपोजिशन में हमने बात किया था बेल्जियम में कैसे फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोलने वाले, लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे। कैसे कैसे डिफरेंट एथनिक के पीपल कहाँ थे, बेल्जियम में थे, अलग अलग भाषा से बोलते थे, कहीं ना कहीं अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग थे। इतनी वहां पे डाइवर्सिटी थी, और उस डाइवर्सिटी को बेल्जियम गवर्नमेंट ने कैसे उसको बैलेंस किया, कैसे इक्वल 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 लोगों को इक्वल किया, कैसे संतुलन करके सबको ऐसे राइट्स दिया जिससे वहां के सारे लोग आपस में सही से रह सके। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जानेंगे। एकोमोडेशन मीन्स होता है सामंजस्य। एकोमोडेशन, व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन मीन्स जस्ट टू मेक बैलेंस, मतलब संतुलन बनाना, उसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। संतुलन बनाने को ही बोलते हैं एकोमोडेशन, बैलेंस। तो कैसे बेल्जियम के गवर्नमेंट ने विभिन्न डाइवर्स कल्चर और डाइवर्स लैंग्वेज और डाइवर्स ट्रेडिशन के लोगों के अपनी कंट्री में रखने के बावजूद भी कैसे उन लोग के कल्चर, उन लोग के लैंग्वेज, उन लोग के सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलता है, कैसे एकोमोडेट करता है, ताकि आपस में दोनों में जितने भी कम्युनिटीज के ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उनमें कभी कन्फ्लिक्शन ना हो और आपस में वही कन्फ्लिक्शन जाके बाद में कोई झगड़ा का कारण न बन जाए। कैसे उसको एकोमोडेट किया, कैसे बैलेंस करके सबको अपने देश में रख सका है, वो हम देखेंगे। और फिर वो जो उसका जो बैलेंस करने का, जो इक्वल करने का जो उन लोग का वे हुआ तरीका था, जो वे था, उस वे को देखेंगे और फाइनली रिजल्ट हमको क्या मिले वो देखेंगे। ऑन द सेम पॉइंट, उसी अकॉर्डिंग हम श्रीलंका में देखेंगे। श्रीलंका में भी कैसे डिफरेंट एथनिक पीपल थे, लेकिन कैसे मेजोरिटी में जो थे सिंगालीज थे, और कैसे वो सिंगालीज अपने प्रभुत्व को, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए मेजोरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म जैसे थॉट्स को लेके आते हैं, ताकि अपने देश में हम सिंगालीज बहुसंख्यक है, मेजोरिटी में है, तो हम मेजोरिटी के ही शासन को लेके चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने देश का हर चीज को फॉलो करेंगे। और कैसे वहां पे परिस्थितियां चेंज होती हैं और कौन कौन से मेजर, कौन कौन से वहां पे फैक्टर्स या कौन कौन से मेजर वहां पे उन लोग के द्वारा लिए गए हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट के थ्रू आफ्टर इंडिपेंडेंस। उस मेजर लेने के बाद से, वो स्टेप उठाने के बाद से श्रीलंका में कैसे सिविल वार हो गए और कैसे 2009 में 2009 में वो सिविल वार खत्म होता है, और कैसे श्रीलंका में इतनी रक्तपात और उसके बाद से कितने लोगों की जान गई, हत्याएं हुई, नृशंस हत्याएं हुई, बहुत मतलब खतरनाक मैसेक्री एक प्रकार का हुआ था। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग रिफ्यूजी हो गए, दूसरे देश चले गए, शरणार्थी बन गए। वो इशू अभी आज तक भी जिंदा है। वो हम देखेंगे कैसे सेम कंडीशन, सेम सर्कमस्टांसेस होने के बाद बेल्जियम अपने लोगों को कैसे एकोमोडेट, कैसे बैलेंस करके लेके चला, और कैसे श्रीलंका सेम बेल्जियम वाले ही
सरकमस्टांसेस होने के बावजूद भी अलग मेजर्स उठाता है, अलग उसके एकोमोडेट करने का अलग वहाँ पे मापदंड मेजर्स को टेक करता है और उसको लेके चलता है, और कैसे वहाँ पे सिविल वार हो जाता है, कैसे गृह युद्ध हो जाते हैं, सारे हम समझेंगे फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं आखिर वो कौन से स्टेप्स थे जिस स्टेप्स को उठा के बेल्जियम गवर्नमेंट ने उस कंट्री में रहने वाले जितने भी डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स ट्रेडिशन और डाइवर्स लैंग्वेज के लोग थे, डाइवर्स एथनिक ग्रुप के पीपल थे, कैसे उन लोगों को एक करते हैं, आइए देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बेल्जियम रिकॉग्नाइज कंट्रीज रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटी। बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी वो पहले पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है कि हमारे देश के किस किस रीजन से कितने कितने डिफरेंस कल्चर के लोग बिलोंग करते हैं, आखिर उनका लैंग्वेज क्या है, उनका फेस्टिवल क्या है, उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका कल्चर क्या है, और कैसे सबको हमको एग्जिस्ट कर सकते हैं, कैसे सबको एक साथ बात के रख सकते हैं जिससे सबका अस्तित्व रहे, यानी किसी का अस्तित्व को खतरा ना पहुंचे और सारे लोग मिलजुल कर रह सके और किसी के कल्चर, किसी के ट्रेडिशन और किसी के लैंग्वेज को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। वहाँ की बेल्जियम की गवर्नमेंट पहला काम यही कि हम अपने देश के लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में देखने चाहते हैं कौन कौन से रीजन में कौन कौन से एथनिक ग्रुप के पीपल रहते हैं, उनके क्या हित हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके लैंग्वेज क्या है, उनके ट्रेडिशन क्या है, उनके कल्चर क्या है, सब हम जानते हैं, हम उनको जानना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप लेंगे। देखिए कितना बेहतरीन कदम उठाया गया। बोला था फ्रेंड्स, एजुकेशन, एजुकेशन इज द सच weapon which can beat anyone without a blood of विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। मतलब शिक्षा एक ऐसा हथियार है, बिना एक बूंद रक्त बहाए पूरी दुनिया को बीट कर सकता है, पूरी दुनिया को पराजित कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेल्जियम में देख सकते हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट काफी ज्यादा थी उस समय, जिस समय की ये बात हो रही है, काफी लिटरेसी रेट ज्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं जिस देश के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं कितना समझदार होते हैं। और श्रीलंका आप जानते हैं उस समय उसकी लिटरेसी रेट कम थी और वहाँ पे जो चीजें थी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो आगे क्या वो हम बताएंगे। तो वहाँ की बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी पहचान करती है, सबसे बढ़िया स्टेप उठाती है, सबसे जो इफेक्टिव स्टेप था वो जानना चाहती है हमारे देश के किस रीजन में कौन से कल्चर, कौन से लैंग्वेजेस के पीपल बिलोंग करते हैं, और उनको हम उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेजेस को, उनके ट्रेडिशन को हमको बचाना है ताकि सबका कोई एग्जिस्ट, सबका सह अस्तित्व बना रहे, सब आपस में मिलजुल कर रह सके। और ये सब मालूम करके बेल्जियम गवर्नमेंट कौन कौन से अरेंजमेंट करती है। जैसे बेल्जियम गवर्नमेंट मालूम चल गई, हाँ कुछ लोग डच बोलते हैं, कुछ लोग जर्मन बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं। मेजॉरिटी में कौन है? डच लोग हैं, कहीं कहीं जर्मन लोग हैं, कहीं कहीं फ्रेंच लोग हैं। मेजॉरिटी में कहीं डच, कहीं जर्मन, कहीं फ्रेंच, ओवरऑल डची लोग थे। तो कैसे अलग अलग क्षेत्र में एथनिक ग्रुप के पीपल हैं, तो कैसे इनको बैलेंस किया जाए ताकि आपस में इन लोगों के बीच कबीले के कन्फ्लिक्शन न हो। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, तो जो होता है नेक्स्ट उसमें कौन कौन से अरेंजमेंट करते हैं, कौन कौन से प्रबंधन करते हैं बेल्जियम गवर्नमेंट द्वारा, आइए देख लेते हैं। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1971 टू 1973 सॉरी 1971 टू 1993 फाउंड 4 टाइम्स ओवरकम टू प्रॉब्लम ऑफ पावर शेयरिंग। फ्रेंड्स 1971 से लेके 1993 तक, 1971 से लेके 1993 तक लगभग 4 बार बेल्जियम के संविधान को चेंज किया गया, 4 बार बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया, उसमें बदलाव किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गवर्नमेंट जानना चाहती थी, गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाना चाहती थी जिससे जितने भी वहां पे एथनिक ग्रुप के पीपल रहते हैं सारे लोगों की इच्छाओं को वहां पे माना जाए, सारे लोगों को जो कल्चर है, सारे लोगों को जो लैंग्वेज है, सारे लोगों का जो ट्रेडिशन है, किसी के ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेजेस को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो आप समझ सकते हैं इतने डाइवर्सिटी को बैलेंस करने के लिए जाहिर सी बात है अलग अलग हमको अलग अलग तरीकों को अपनाना होगा जिससे हम अपने जितने भी हमारे एथनिक ग्रुप के पीपल हैं सबको हम एक कर सकें। तो जाहिर सी बात है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन 1978 टू 1993 तक, इतने लंबे समय तक 4 बार बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपने संविधान को अमेंडमेंट किया, अपने संविधान में संशोधन किया ताकि बेहतर से बेहतर अपने नागरिकों को जो डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स लैंग्वेजेस, डाइवर्स ट्रेडिशन से रहते थे सारे लोगों को एक्सेप्ट करते हुए उनको एक बेटर वे में राइट्स को प्रोवाइड कराया जा सके। देख सकते हैं कितना बेटर अरेंजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा किया गया डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बताइए डच और फ्रेंच, आप जानते हैं डच ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में थे डच और क्या फ्रेंच। ये जो डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले एथनिक ग्रुप के जो पीपल थे उनमें मिनिस्टर जो थे उनको इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे आज हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी हैं, मोदी जी के मंत्रीगण लोग हैं, तो वैसे जब वहाँ पे मंत्रीगण मिनिस्टर्स लोग का जब फॉर्मेशन किया गया, मंत्री लोग का जब समूह बनाया गया, तो उसमें डच और फ्रेंच दोनों लोगों को इक्वल
पार्टिसिपेशन दिया गया, इक्वल, जी हाँ फ्रेंड्स, इक्वल, समान भागीदारी दिया गया, ताकि दोनों आपस में कोई झगड़ा न कर सके। जैसे क्या होता है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल बताया था, जैसे मान लीजिए आप दो भाई हैं, ठीक है, दोनों एक साथ लगभग दोनों ट्विंस है, जुड़वा भाई हैं, ठीक है, या छोटे बड़े हैं। अगर आपके पापा मान लीजिए कुछ लाते हैं, मान लीजिए स्वीट्स लाते हैं दुकान से खाने के लिए, अगर आपके बड़े भाई को 4 मिल जाता है, आपको 2 मिल जाता है, तो आपके अंदर थोड़ा सा मन मुटाव हो जाएगा, आपके अंदर थोड़ा सा अपने भाई को लेकर थोड़ा सा अलग फील आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पापा दोनों को इक्वल शेयर करते हैं, दोनों को काफी अच्छा लगेगा, भले छोटा है तो क्या हुआ, या भले बड़ा है तो क्या हुआ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते तो काफी अच्छा लगेगा। उसी तरह जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, इक्वल पार्टिसिपेशन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल पार्टिसिपेट किसका, डच और फ्रेंच बोलने वाले भाषाओं को, ठीक है। आगे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव द पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है कहती है ठीक है हम तो सेंटर में बैठे रहेंगे, जैसे हमारे गवर्नमेंट मोदी जी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आप जानते हैं, वो दिल्ली में बैठ के पूरे देश का शासन चलाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में बैठ के एक लौता इंसान पूरे एक दिल्ली में बैठ के पूरे भारत का शासन कैसे कैसे चला सकता है, वो भी ऐसे देश में जहाँ दक्षिण भारत के लोग अलग हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग साफ बिल्कुल अलग है, वेस्ट के लोग अलग हैं, ईस्ट के लोग अलग हैं, इतने डाइवर्स लोग हमारे देश में हैं। तो जाहिर सी बात है मोदी जी एक जगह बैठ के सारे लोगों को शासन नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए अपने शासन को आसान करने के लिए या स्टेट लेवल पे शासन को और बेहतर बनाने के उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। उन्होंने नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। उससे भी नहीं हुआ तो हम लोग लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, यानी स्थानीय चुनाव, गांव में पंचायत, यानी ग्राम पंचायत का, और नगर में नगर पालिका का चुनाव किया गया, ताकि नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक डेमोक्रेसी को पहुंचाया जा सके, ग्राउंड लेवल तक इंसान की बातों को पहुंचाया जा सके। तो ये चीजें थी का वहां पे इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट गिव द पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर को होल्ड करके नहीं रखना चाहती थी। अगर सोचिए, अगर किसी एक हाथ में पावर रहता है तो उसका अनयूजुअल, मतलब अनयूजुअल या कह सकते हैं अननेसेसरी उसका उपयोग कर सकता है इंसान। यदि उस पावर को शेयर कर देते हैं, तो मैं एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में दे दिया हूं, काफी बेटर हो जाता है। पावर शेयर होने के बाद पावर का मिसयूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पावर का दुरुपयोग नहीं हो पाता है। तो उसने पावर को शेयर कर दिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को देती है। फिर ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। अब जो ब्रसेल्स है उसका एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, और बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंट। जो ब्रसेल्स है आप जानते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, ब्रसेल्स आप बेल्जियम की जो कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है, उसमें जो भाषा बोलने वाले थे डच थे, फ्रेंच थे, वहां पे बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी दोनों कम्युनिटी को, फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग को वहां पे समान रूप से रिप्रेजेंटेशन दिया गया, समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया। कहने का मतलब, अगर ब्रसेल्स में किसी भी सरकार का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वहां पे जितने लोग डच के भाग लेंगे, उतने लोग किसके भाग लेंगे, उतने लोग फ्रेंच के भाग लेंगे, या उतने लोग जर्मन के भाग लेंगे, क्योंकि वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट to solve the separate problems. Wow, this is one of the best factor that I'm going to tell you, I'm going to explain in front of you. करा separate community government to solve the separate problems, यानी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट को अलग अलग कम्युनिटी के पीपल को उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेप उठाए। कितना बेहतर है ना। मान लीजिए हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सारे के सारे लोग रहते हैं। क्या आपने कभी फील किया मुस्लिमों के साथ हमारे देश में कभी भेदभाव हुआ है? क्या बौद्ध को हम भेदभाव किए हैं? ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, हम एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है। हम किसी भी धर्म को भेदभाव, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सारे धर्म को समान रूप से एक्सेप्ट करते हैं। तो कभी हमको फील नहीं हुआ, कभी आपको भी फील नहीं हुआ है। इसी तरह ये लोग बोले हैं, वहां पे जो सेपरेट कम्युनिटी था, उस सेपरेट कम्युनिटी, अगर मान लीजिए उस सेपरेट कम्युनिटी 500 लोग रहते हैं, 500 पीपल बिलोंग्स टू दैट सेपरेट कम्युनिटी, फिर उन 500 लोगों को बेल्जियम गवर्नमेंट ने इग्नोर नहीं किया। कहा भाई 500 लोग हैं, वो भी ह्यूमन है, उनके भी राइट्स हैं, वो भी ह्यूमन की तरह लाइफ जी सकते हैं। उनके भी बेल्जियम गवर्नमेंट ने उनके भी राइट्स को माना, और उनको भी एक सेपरेट वहाँ पे क्या किया, सेपरेट उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। कितना बेहतरीन स्टेप्स उठाए गए बेल्जियम गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप सोच सकते हैं उसका आउटकम क्या होने वाला है। क्या ऐसी परिस्थिति में, क्या देश, उस देश में, जिस देश में इतने डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना अमेंडमेंट करती है और लोगों को खुश करने के लिए तमाम चीजें करती हैं, क्या उस देश को लोग आपस में झगड़ा कर सकते हैं? नेवर, इट इज इम्पॉसिबल। और फाइनली रिजल्ट क्या होता है? अरेंजमेंट इतना गजब होता है, नो सिविल वार बोथ द कम्युनिटीज। और बेल्जियम में आज तक कभी सिविल वार हुआ ही नहीं, बेल्जियम में आज तक कभी गृह युद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे लोग की बातों को हम मान रहे हैं। जैन मान लीजिए 2 ही लोग रह रहे हैं, लेकिन जैन 2 लोग हैं तो 2 लोग के लिए भी हम अलग से राइट्स दे रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को हम सेपरेट जाकर सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई झगड़ा किस बात पे करेंगे?
मानते हैं हमारे देश में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, जैन माइनॉरिटी में, सिख माइनॉरिटी में, पारसी माइनॉरिटी में है, बौद्ध माइनॉरिटी में है। क्या भारतीय संविधान में ऐसा लिखा है कि मुस्लिम जॉब नहीं कर सकते हैं, आईएएस का एग्जाम नहीं दे सकते, नीट का एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते और फिर आईआईटी जेईई एडवांस में नहीं बैठ सकते? ऐसा कभी कहा गया है? नहीं कहा गया है। तो क्या हम लोग सेफ नहीं है? सेपरेट हम लोग नहीं है? और सेपरेट होने के बावजूद हमारे प्रॉब्लम्स को सेपरेट सॉल्व नहीं किया जा रहा है। माइनॉरिटी में हम लोग, क्या हम अपना त्यौहार फ्री नहीं मना सकते हैं? मनाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ कभी सिविल वार हुआ है 1947 से लेकर 2021 तक? क्या आज तक हमारे देश में कभी गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई है? नेवर फ्रेंड्स। क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो फॉर्म करके गए थे, दे आर रियली वेरी ग्रेट। दे न्यू, वे जानते थे व्हाट विल हैपन आफ्टर फाइव डिकेड, 5 दशक बाद इंडिया में क्या माहौल होगा। और ट्रस्ट मी, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान में से एक संविधान भारत का नाम आता है। इतने बेहतरीन देश और इतने बेहतरीन देश का संविधान, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, यार ऊपर देखो जम्मू कश्मीर में इतने डिफरेंट लोग, एकदम अलग ही लोग हैं। दक्षिण भारत में चलो, सांवले सांवले काले काले लोग और डिफरेंट हैं, लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, ट्रेडिशन अलग, उनके रिचुअल्स अलग। वेस्ट चले जाओ, वेस्ट के लोग का हर चीज अलग। नॉर्थ ईस्ट पूरा चाइनीज दिखाई देते हैं, मंगोलाइड ट्राइब, मंगोलाइड प्रजाति के हैं, मंगोलाइड एथनिक ग्रुप के पीपल हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी आज तक हमारे देश में सिविल वार जैसी कभी कंडीशंस आए ही नहीं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने ग्रेट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले। और मैं आपको बता दूं, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर एक वहां पे स्टेट्समैन बोले थे यदि मेरे बनाए गए संविधान पे 50 साल 100 साल बाद आने वाली पीढ़ी यदि इस पर यकीन नहीं करिए, ट्रस्ट नहीं करिए, और आपस में कम्युनल राइट हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, तो मैं समझूंगा वो पीढ़ी भ्रष्ट है। क्योंकि इतना बेहतर संविधान, इतना गजब और इतना जबरदस्त संविधान देने के बावजूद भी ऐसा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ही नहीं बनती है कोई कम्युनिटी वाले लोग आपस में झगड़ा करें। और ट्रस्ट में फ्रेंड्स, तब से लेकर आज तक ऐसा कभी माहौल नहीं हुआ है। बना भी है तो कुछ लीडर्स हैं, कुछ सेल्फिश लीडर्स हैं, अपने पर्सनल वोट्स के लिए, अपने पर्सनल पॉलिटिक्स के प्रॉफिट के लिए कम्युनल राइट कराते हैं, सांप्रदायिक दंगे कराते हैं। दैट इज द डिफरेंट टॉपिक। हम लोग जब पॉलिटिक्स के नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कैसे पॉलिटिशियंस कैसे अपने चीजों को लागू करने के लिए कैसे कम्युनल राइट्स कराते हैं, कैसे दंगा कराते हैं। मैं आज बाद में मैं उसको पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं श्रीलंका के बारे में, देख लेते हैं। श्रीलंका में हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। एक आइलैंड था, भारत के सबसे दक्षिण, तमिलनाडु के सबसे दक्षिण पार्ट में है, नीचे है, एक आइलैंड है। एथनिक कंपोजिशन हमने देखा था, वहां पे सिंगालीज रहते थे मेजॉरिटी में, और माइनॉरिटी में रहते थे तमिल रहते थे, जिसमें इंडियन तमिल और श्रीलंका वाले तमिल 2 लोग थे। ठीक है, मेजॉरिटी में कौन थे आपके? मेजॉरिटी में सिंगालीज थे। तो ये जब 1948 में जब श्रीलंका जब फ्री होता है, आजाद होता है, तो श्रीलंका के पीपल कहते भाई मेजॉरिटी में तो हम लोग हैं, सिंगालीज हैं, इसलिए हम चाहेंगे हमारे देश में मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद, यानी मेजॉरिटी में जो पीपल हैं वो वाला थॉट्स को हम अपने देश में लागू करें, वो वाले सिस्टम को अपने देश में लागू करें जो मेजॉरिटी वाले लोग जो चाहे वही हो। मेजॉरिटी वाले लोग को बहुत सारे अच्छी चीजें मिले हमारे देश में, तो श्रीलंका के लोग ने बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटेरियनिज्म वाले थॉट्स को, थ्योरीज को अपने देश में इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं। और वो क्या करते हैं? श्रीलंका फॉलोड अ बिलीफ ऑफ अ रूल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर माइनॉरिटी। वो बोलते हैं, उनका विश्वास था श्रीलंका की गवर्नमेंट को या श्रीलंका वालों को विश्वास था 1948 में, ये रूल है मेजॉरिटी का, मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो बहुमत में लोग हैं, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे हमेशा राज करते हैं। तो इसलिए जो हम लोग मेजॉरिटी में सिंगालीज हैं, हमेशा माइनॉरिटी पे राज करेंगे। और वो लोग क्या किए? रिफ्यूजल टू शेयर पावर, और वो पावर को शेयर करने को रिफ्यूज करते हैं, मना कर देते हैं, कहते हैं कोई पावर शेयरिंग नहीं होगा। वी आर इन द मेजॉरिटी, सिंगालीज पीपल आर इन द मेजॉरिटी इन श्रीलंका एट द टाइम ऑफ 1948। 1948 में सिंगालीज लोग श्रीलंका में क्या थे? मेजॉरिटियन में थे, बहुसंख्यकवाद में, बहुमत में थे। तो कहते हैं हम लोग बहुमत में हैं, तो क्यों माइनॉरिटी वाले पीपल को, अल्पमत में रहने वाले पीपल की बातों को माने? हम वाला सिद्धांत लेके चलते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी वाले लोगों को बात को सुना जाए। और दे रिफ्यूज टू शेयर द पावर, वो पावर शेयर करने को रिफ्यूज कर सकते हैं, कर देते हैं।
तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, यदि आपके घर में आपके 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, मान लीजिए बाय द वे आप 4 भाई हैं, आपके पापा चारों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्या आप अपने पापा से कभी अपोज नहीं करेंगे? क्या अपने पापा को कभी आप विरोध नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली आप करेंगे, क्योंकि नेचुरल लॉ तो यही कहता है, चारों भाई हैं तो चारों का आप इक्वल जानिए, क्योंकि राइट सबको इक्वल मिलने चाहिए ह्यूमन होने के नाते। भले अल्पमत में कोई छोटा है तो उससे क्या हुआ, प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए अगर आपके पापा है, अगर उनके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप 5 भाई है, तो रूल तो यही कहता है पांचों को 100 करोड़ मिले। ये थोड़ा ना छोटा है तो उसको ज्यादा मिल जाए, बड़ा है सबसे बड़ा है, सब कुछ वही संभाला तो 100 करोड़ उसको ज्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन ये मेजोरिटी वाले श्रीलंका पीपल कहते हैं हम लोग मेजोरिटी वाले हैं, तो पावर को हम लोग होल्ड करके रखेंगे, पावर को शेयर नहीं करेंगे। कैन यू इमेजिन इस कंडीशन में क्या हो सकता है? आप जानते हैं इस कंडीशन में क्या हो सकता है? माइनॉरिटी वाले को दबाए जाएंगे, माइनॉरिटी वालों पे जुल्म और अत्याचार किए जाएंगे, और कितना भी कोई माइनॉरिटी में रह जाए, जब उस पर जुल्म और अत्याचार होंगे और जब उसके अंदर की जो ज्वालामुखी जब फटेगा तो सिविल वार का रूप लेगा, और जब सिविल वार होगा तो उसमें लाखों हजारों जाने जाएंगी जिसका कोई दोस्त नहीं है, वो लोग मारे जाएंगे। और यही हुआ 1970 1980 के डिकेड में, हजारों लोग काल के गाल में श्रीलंका में समा गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो गए हैं। सर्वे तो भी बताते तो लाखों लोग श्रीलंका छोड़ के इंडिया में आ गए, शरणार्थी बन के, रिफ्यूजी बन के, और हमारे देश पर लोड बढ़ते गया। कुछ लोग मालदीव चले गए, कुछ लोग लक्षद्वीप चले, कुछ लोग अंडमान निकोबार चले गए, रिफ्यूजी वाले जीवन जीते हैं। आज भी उनकी परिस्थितियां बहुत वर्स्ट है, बहुत बुरी है फ्रेंड्स। ये श्रीलंका का मेजोरिटेनिज्म का, बहुसंख्यकवाद का थॉट्स था, सिद्धांत था, जब हम मेजोरिटी को ज्यादा वैल्यू देंगे, माइनॉरिटी को कम देंगे। यदि आपके मन में भी ऐसा विश्वास है, आपके मन में ऐसा बिलीफ है, थॉट है, जब आप पावरफुल बनना चाहते हैं और माइनॉरिटी पर राज करना चाहते हैं या अपने से कमजोर लोगों पर राज करना चाहते हैं, डेफिनेटली फ्रेंड्स यू आर नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल। आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे लाइफ में। भाईचारे की भावना को डेवलप कीजिए, फ्रेटर्निटी की भावना को डेवलप कीजिए, सबको एक साथ लेके चलने की बात कीजिए, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कीजिए, नॉट सेपरेट, नॉट सेल्फिश। अकेले के बारे में मत सोचिए, तब जाके अपना देश कहीं ना कहीं महान होगा, और कहीं ना कहीं अमेरिका और जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है हम लोग उसको परस्यू कर पाएंगे और उनके इकोनॉमी को हम टक्कर दे पाएंगे। इस छोटे से और ओछे सोच से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब हम अपना विकास करना चाहते हैं, पड़ोसी के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं। हम अपना विकास करना चाहते हैं, अपने दोस्त से आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्त को तो हम कुछ बताएंगे नहीं। दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। ऐसे हम करते रह जाएंगे और हमारे प्रतिद्वंदी हमसे छोटे देश हमसे आगे चले जाएंगे, वो डेवलप हो जाएंगे। तो ये आपका राइट्स है, आप कोशिश करें हमेशा इंक्लूसिव सोच रखें, समावेशी विकास रखें, ग्लोबल ब्रदरहुड की फीलिंग रखें, वैश्विक भाईचारे की बात करें। ठीक है, तो ये वो रिजेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं पावर शेयर करने के लिए। मेजॉरिटी में थे, कहाँ श्रीलंका वाले लोग मेजॉरिटी में थे और माइनॉरिटी को रिफ्यूज करते थे। आगे क्या होता है, कौन कौन से वो मेजर्स थे जो श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आइए देख लेते हैं। मेजर्स क्या है? 1948 फ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सिंगालीज सुपरमेसी। 1948 में श्रीलंका आजाद होता है, वहां पे सिंगालीज मेजॉरिटी में होते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं और कहते हैं हम लोग मेजॉरिटी में हैं सिंगालीज पीपल, तो सुपरमेसी हम लोग की होगी, हम लोग की बातों को सर आंखों पे होगा, हम लोग की बात जो होगी वही मेन नियम और कानून होंगे, वही कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। माइनॉरिटी में जो तमिल हैं, श्रीलंका तमिल, इंडियन तमिल, उनकी बातों को हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं और ये हमारा राइट्स है कि हम माइनॉरिटी पे रूल ओवर करें, शासन करें। ठीक है, दूसरा 1956 सिंगालीज डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज सिंगालीज को घोषित कर दिया जाता है। आप जानते हैं भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ना कि तमिल है, ना कि फारसी है, ना कि अंग्रेजी है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बनाया गया है, बाकी प्रत्येक राज्य में अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य में काम हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में काम करती है जो कि ग्लोबल लैंग्वेज आप जानते हैं उसमें होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1956 में एक ऐसा लॉ पास करते हैं और बोलते हैं हमारे देश में सिर्फ सिंगाली लैंग्वेज ही चलेगा और हम ही लोग मेजॉरिटी में, इसलिए हमारा लैंग्वेज चलेगा। नेक्स्ट देखिए कितना अन्याय। पॉलिसी फेवर एजुकेशनल सिंगालीज, और ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाए गए हैं, एजुकेशनल सेक्टर में कोई स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है तो अगर सिंगालीज है तो उसको ज्यादा उसको चांसेस मिलेंगे आगे बढ़ने के, तमिल है उनको चांसेस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट प्रोटेक्शन उनको मिला गया, बौद्धिज्म को वहां पे प्रोटेक्शन किया गया। बौद्धिज्म जो कि सिंगालीज थे, बौद्धिज्म थे, मैंने बता दिया था, उनको प्रोटेक्ट किया गया। इंडियन तमिल को और श्रीलंकन तमिल को इग्नोर किया गया क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे।
कुछ लोग बौद्ध धर्म को ही मानने वाले थे, लेकिन उनसे नफरत किया गया, उनको सेपरेट रखा गया, उनको पावर देने से मना कर दिया गया, उनको एजुकेशनल सिस्टम में घुसने से मना कर दिया गया, बड़े ओहदे पे जाने पे उन पे प्रतिबंध लगा दिए गए। इस कंडीशन में क्या हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ सिविल वार की ओर श्रीलंका बढ़ रहा था और वो समय आया, वो सिविल वार हुआ श्रीलंका में, लाखों लोग बिना कारण के मौत के मुंह में चले गए। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या होता है और रिजल्ट फाइनली क्या होता है। रिजल्ट नहीं बताऊं तब भी आप सोच सकते हैं। 100 लोग हैं, 80 लोग हिंदू हैं, 20 लोग सिख हैं, तो आप कभी भी सोचेंगे 20 लोग को हम इग्नोर करके 80 लोग हमेशा राज करें उस देश में, तो ये आपकी भूल है। वो 20 लोग ही आपके लिए 80 लोग से ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आपका ड्यूटी है आप माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से ज़्यादा प्रेफरेंस दें, उसको ज़्यादा वैल्यू दें, क्योंकि वो माइनॉरिटी कभी ऐसा अंदर फील न करे इस देश में हम माइनॉरिटी हमें कभी मार के भगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे फीलिंग्स को डेवलप करना चाहिए। तो आप जानते हैं क्या होगा रिजल्ट में, तमिल फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड। जो इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल थे वो अपने आप को अलग महसूस करने लगे, उनके साथ लग रहा था हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे साथ छुआछूत की भावना को माना जा रहा है, उनके अंदर एक फीलिंग बनने लगी। और ट्रस्ट में फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर भी ऐसा फीलिंग बनने लगेगा तो ये फीलिंग एक दिन वोल्केनो का रूप लेगा, ज्वालामुखी का। आज जब फटेगा तो सिर्फ तबाही लाएगा, त्रासदी लाएगा और जबरदस्त विनाश करेगा। और वही होता है रिलेशंस स्ट्रैंड, और तमिल और सिंगालीज के रिलेशन के बीच तनाव, कन्फ्लिक्शन पैदा होने लगे, होने ही थे। मैंने रीजन आपको दिए, होने ही थे। अगर आपके फादर हैं प्रॉपर्टी का शेयर इक्वल नहीं करते हैं तो आप और आपके भाई में हमेशा स्ट्रेन बने रहेगा, आपके भाई में और आप में हमेशा कन्फ्लिक्शन बने रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो शेयरिंग हुआ है इक्वल वे में नहीं हुआ है। थर्ड, लॉन्च पार्टी स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन। कोई भी इंसान जब अपने पहचान को पाना चाहता है, उस पहचान को पाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाता है। जो तमिल थे उनके साथ जितना अन्याय हो रहा था उसमें भी कोई उठना चाहता था। सब लोग अपने पहचान के लिए लड़ते हैं समाज में। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि हम भी कुछ बने। सबके कुछ ना कुछ हित जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये भी अपने पहचान के लिए तमिल लोग मर रहे थे, उसके लिए एक लड़ाई करना चाहते थे, उसके लिए एक पार्टी बनाना चाहते थे, ताकि संघर्ष करके इन सिंघालियों से अपने राइट्स को हम ले सकें। क्योंकि मानव होने के नाते गॉड ने कभी मानव को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटा ही नहीं है, तो नीचे इंसान बांट रहा है तो मूर्खता हमारी है। तो इसलिए उनका मानना है हमको भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के हमको स्ट्रगल करना चाहिए ताकि हमारे राइट्स को मिल सके। 1980 डिमांडेड इंडिपेंडेंस तमिल इलम स्टेट, और 1980 के डिकेड में वो तमिल लोग तमिल इलम स्टेट का डिमांड करते हैं, ये हमको अलग स्टेट चाहिए जहां पे हम अपने पावर को कंप्लीटली फ्री रूप से चला सके, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमारे सारे राइट्स मिले जैसे सिंगालियों को मिले हैं। और फिर रिजल्ट वही होता है, बीच में सिविल वार हो जाता है 1980 के डिकेड में और इंडिया 2009। और जो लोग पार्टी बनाए होते तमिल स्टेट बनाने के लिए, उसका नाम होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, LTTE। प्रभाकरन इसके लीडर हैं, कभी इस पे अलग मैं चर्चा कर लूंगा। काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व था लिट्टे का। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे। और ये श्रीलंका गवर्नमेंट ने इस पार्टी को, जो 2009 में बर्खास्त कर दिया गया, इस पार्टी को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने आतंकवादी पार्टी घोषित किया था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे कभी आतंकवादी पार्टी माना ही नहीं, क्योंकि वो तमिल कहीं न कहीं इंडिया के थे, हम लोग उनका सपोर्ट करते थे। और ये लिट्टे पार्टी इसलिए बनाए थे ताकि उन सिंघालियों से अपने राइट्स को मांग सके, अपने पहचान को प्राप्त कर सके। और फाइनली 2009 में जो सिविल वार खत्म होता है और लिट्टे पार्टी को कैंसिल कर दिया था फॉरएवर के लिए, और जो माइनॉरिटी होते हैं उनके अधिकार को दिया जाता है, उनके अधिकार को माना जाता है। और आज कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, आज कुछ सही है, पहले से परिस्थितियां आज काफी बदल गई हैं और लोग अभी नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं। तो ये थे फ्रेंड्स पावर शेयरिंग का जो सेकंड आपका मैंने पार्ट प्रोवाइड किया, बेल्जियम और श्रीलंका से रिलेटेड जो मिथ थे मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड जल्दी करा दूंगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अच्छे हैं तो प्लीज लेक्चर को पूरा देखें और उसके साथ साथ आप नोट्स बनाएं, क्योंकि ये नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।